गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू बीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की, तो आप यहां पर नोटिस कर पाओगे कि इंडिया में जो लोकसभा के चुनाव हैं वो आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं एंड 102 लोकसभा सीटों के ऊपर आज मतदान देखने को मिलेगा। आप में से भी बहुत सारे लोग पहली बार आज वोट करेंगे, आज नहीं तो किसी और फेज में इस बार वोट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो वोटिंग है वो आपका सिर्फ एक राइट नहीं है, वो बल्कि आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एक जिम्मेदारी भी है। इस देश की जो वाइब्रेंट एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होती है ना, वो इसीलिए बनती है कि लोग इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनके वोट की आवाज, उनका वोट भी एंड उनकी वॉइस भी, ये दोनों की दोनों सुनी जाए एंड जो देश का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर पाए। हर एक वोट आपका एक आपकी वैल्यूज को, आपके प्रिंसिपल्स को दिखाती है एंड कहीं ना कहीं ये चीज बताती है कि जब आप अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करते हो, उससे आप देश के भविष्य को एक अच्छे डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहे हो। यही एक इन्फॉर्म्ड एंगेज्ड सिटीजन की एक अच्छी निशानी होती है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 19 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। आपकी कुछ वीडियोस मैंने फॉलो करी। कौन सी? स्पेशली सर जो ब्रीफ से पहले आप एक वो मैराथन सीरीज काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें 2-3 घंटे में जो आप समराइज करते हैं चीज़ों को, इट्स अमेजिंग सर। तो मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की एक बात तो देखी थी। बाकी लास्ट टाइम अराउंड मैंने आपकी इकोनॉमिक्स वाली देखी थी, वो अच्छा रहता है सर। लास्ट मोमेंट पे वो सारा समराइज होके रिवाइज करना ना, उसके लिए सर वो सोर्स अच्छी है। जैसे उड़ान और प्रहार, इनमें से कुछ पॉइंटर्स डेफिनेटली हेल्प कर। कुछ चीज़ों के लिए प्रहार को मतलब बेस बनाया था, कुछ में उसके पॉइंटर्स उठाए थे। खासकर उड़ान फॉर पॉलिटी इज़ वेरी गुड, ऑलमोस्ट वन स्टॉप काइंड ऑफ है, क्योंकि उसमें क्या है ना, बहुत कंसाइज मैनर में सर, मतलब आपको पूरा लक्ष्मीकांत दोबारा से मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप एक बार वो कर ले तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज FII टू इन्वेस्ट इन इट्स ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिर बाकी चीजों के बारे में पढ़ लेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। जब हम बात करते हैं देखो बॉन्ड की, अब आप समझोगे इस बात को। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक कोई कंपनी है, पहले बॉन्ड समझा देता हूँ फिर ग्रीन बॉन्ड पे आता हूँ। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को चाहिए पैसा किसी भी पर्पस के लिए, हो सकता है उसको कुछ नई फैक्ट्री लगानी हो, एनीथिंग लाइक दैट। तो ये इन्वेस्टर इस कंपनी को पैसा देगा, ठीक है, उधार के ऊपर। तो ये क्या हुआ, एक डेट इंस्ट्रूमेंट हुआ। बिल्कुल सही बात है। अब ये कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसको पैसे को लगा सकती है एंड फिर अकॉर्डिंगली जो भी उस डेट के रिगार्डिंग जो भी कूपन पेमेंट होंगी वो यहाँ पे इस इन्वेस्टर को कर दी जाएंगी। तो इस तरह से ये कुछ पैसा लगाएगा, मान लो 1000 रुपया लगाया एंड इसको अकॉर्डिंगली कूपन पेमेंट्स या फिर जो भी है वैल्यूज और बढ़िया इसको मिलती रहेंगी। ये बात तो ठीक है, पर जब हम बात करते हैं ना ग्रीन बॉन्ड की, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कंपनी है उसको पैसा पता कहाँ लगाना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर। सोलर, रिन्यूएबल, किसी भी तरह से जो एमिशंस होते हैं उनको कम करने के लिए ये पैसा लगाना पड़ेगा। तो सर ये बात तो समझ आ गई ग्रीन बॉन्ड्स की होते क्या है। बेसिकली कंपनी पैसा उधार पे लेती है आम जनता से एंड इस पैसे को यूज करती है अलग अलग ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए, उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है इस पैसे को, राइट। तो ये तो मुद्दा था। तो बेसिकली, और जब हम बात कर देते हैं ग्रीन बॉन्ड के आगे वर्ड आ जाता है सॉवरन। सॉवरन का मतलब होता है वहां की सरकार। तो जब कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है वो इस तरह से पैसे को रेस करती है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग इन इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, इसको बोल जाते हैं हम सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स। बाकी आप नोटिस कर पाओगे इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में काफी ज्यादा है, क्योंकि देखो इन्वेस्टर्स को भी अच्छा लगता है कि हम पैसा जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को फायदा होगा, क्लाइमेट चेंज को हम मिटिगेट कर पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के अंदर ये चीज हो सकती है, राइट। अब हुआ पता क्या है, जो FII है दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसको RBI के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया के सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर। ये तो मतलब हम समझ गए। और FII भी आप जानते होंगे, बेसिकली जब पैसा बाहर से आता है ना, उसको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जो पैसा कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए आया, बेसिकली 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आती है किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर, उसको हम FDI बोलते हैं, अदरवाइज उसको हम FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बोल सकते हैं। तो ये भी जब पैसा अब आएगा कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री से, उसको यहाँ पर अब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है।
ध्यान रखिएगा एफआईआई को गवर्न कौन करता है, सेबी भी करता है, एंड एट द सेम टाइम आपका आरबीआई भी इसको यहाँ पे गवर्न करता है। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखो होता है इकोनॉमी के अंदर, जब ये पैसा लेके आते हैं कहीं ना कहीं पैसे की अवेलेबिलिटी और इंक्रीज होती है, एंड कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बात तो हमें पता है एफआईआई के रिगार्डिंग। तो अभी इनके आने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर मदद मिल पाएगी, अडॉप्शन अच्छा खासा हो पाएगा। एक यहाँ पर एक ना आपके न्यूज़पेपर के अंदर एक टर्म था ग्रीनियम, ये ग्रीनियम मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप एक चीज़ समझो, एज एन इन्वेस्टर आप पता कहाँ पैसा डालना पसंद करोगे, जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, है कि नहीं, ज़्यादा खूब कमाई हो। पर जब हम बात करते हैं ना ग्रीन बॉन्ड की, जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कह लो, तो यहाँ पर एक्चुअली रिटर्न ना होते हैं पर उतने अच्छे नहीं होते जनरली, जैसा बाकियों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सकते थे। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ, मान लो बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ, अब मान लो एक बैंक भी तो इनको खरीद सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मान लो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा ना लगा के इनके अंदर पैसा लगाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज्यादा थे, यहाँ पे रिटर्न थोड़े कम थे, तो जो फर्क होता है ना उसी को बोलते हैं ग्रीनियम। ठीक है, तो ये ग्रीनियम वर्ड क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लो इंटरेस्ट यील्ड करते हैं देन द कन्वेंशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखो जो हमारे बैंक होते हैं ना, वो भी यहाँ पर आप जानते हो उनको एसएलआर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। एक तो होता है सीआरआर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये पैसा बैंक अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, बैंक को पैसा ये अलग से रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो कैश हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ये ग्रीन बॉन्ड्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ही क्लासिफाई किया जाता है। तो यानी कि अगर बैंक चाहे तो वो इसके अंदर भी पैसा डाल सकते हैं, एंड उनका एसएलआर कोटा उससे मीट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर इसका इतना ज्यादा सरकार क्यों प्रमोट करी है ग्रीन बॉन्ड्स को। देखो जब हमारे प्रधानमंत्री जी ना गए थे कॉप 26 के अंदर, ग्लासगो समिट हुआ था उस समय, ठीक है ना, तो जब उसमें गए थे ना हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने पंचामृत की बात करी थी। अब ये पंचामृत उन्होंने बोला तो है, पर इसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमें जो टारगेट्स हैं कि 2070 तक हमें क्या बनना है, नेट जीरो बनना है, तो वो चीज़ अचीव करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम 2030 तक हम चाहते हैं कि हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट हो जाए, रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रपोर्शन है वो 50% हो जाए बाय 2030। इसके अलावा इमिशन इंटेंसिटी 45% ऑफ इट्स इकोनॉमिक से रिड्यूस करना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें 1 बिलियन टन का जो एडिशनल एमिशन है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। ये सारे हमारे टारगेट्स हैं। ये टारगेट्स ऐसे थोड़ी कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लानी पड़ेगी, तभी ये चीज़ हम कहीं ना कहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो इसका और भी पर्पस है, जैसे हमने 2023 यूनियन बजट के अंदर ये लेकर आए थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी। इसके अलावा ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट करना हमारा कोशिश है। ग्रीन वॉशिंग का पर्पस होता है कि मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी बोल रही है कि भैया हम ग्रीन हैं, पर दरअसल में वो है ही नहीं। मतलब बोल रही है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट से, पर एक्चुअल में उसका उल्टा एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही है। इनफैक्ट यूपीएससी आई थिंक 2022 में क्वेश्चन भी पूछा है इसके रिगार्डिंग। तो इस तरह से रेटिंग्स होती है यहाँ पे। तो आप नोटिस करोगे नॉर्वे बेस्ड एक एंटी है सिसेरो, इसके द्वारा यहाँ पे रेटिंग दी जाती है। तो इंडिया का जो फ्रेमवर्क है उसको ग्रीन मीडियम और उसको स्कोर दिया गया है गुड गवर्नेंस का। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्केयर इन इंडोनेशिया। दरअसल में हुआ क्या है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे माउंट रुआंग, ठीक है ना, ये एक जगह है माउंट रुआंग। ये बहुत लंबे टाइम से आप नोटिस करोगे इरप्ट हुआ है, तो उस वजह से आप नोटिस करोगे थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं इनको यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया है। तो लंबे टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है, पर अब थोड़ा और भी ज़्यादा इरप्शन बढ़ गया है, जिस वजह से हमें इश्यूज क्रिएट होते हुए देखने को मिले हैं। लोकेशन ध्यान में रख लो, ये रहा आपका इंडोनेशिया, यहीं पर आपको ये माउंट रवांग देखने को मिल जाएगा। माउंट रवांग क्या है, ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। बेसिकली अगर हम बात करें स्ट्रेटो वॉल्केनो की, ये थोड़े रिलेटिवली स्टीप होते हैं, कोनिकल होते हैं। यहाँ पर आपको विस्कस हो गया, स्टिकी लावा आपको देखने को मिलता है जो इजीली फ्लो नहीं करता। और जब ये एक्सप्लोड करते हैं ना, तो इनके जो एक्सप्लोजन होते हैं बहुत ही एक्सप्लोजिव आपको इरप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। दरअसल में हुआ क्या, मैग्मा के अंदर आप नोटिस करोगे यहाँ पे गैस बिल्डअप होगी, और इस गैस बिल्डअप होने की वजह से जो एक्सप्लोजिव होता है, जो इरप्शन होता है बेसिकली, वो काफी आपको एक्सप्लोजिव आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ना इंडोनेशिया के बारे में काफी डिस्कशन करते हो कई बार। देखो इसका कारण है, इंडोनेशिया एक्चुअली आता है कहाँ पर, रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है यार, ठीक है ना। तो रिंग ऑफ फायर आप जानते होंगे कहीं ना कहीं इरप्शंस कंटिन्यूसली यहाँ पे चलते ही रहते हैं, ठीक है, ये पूरे एरियाज के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो कोलाइड करती हैं।
उस वजह से यहाँ पर इतने सारे इरप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसको हॉर्स शू की शेप में आपको ये पूरा रीजन आपको देखने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स, आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जॉन डी फूका, कुछ माइनर प्लेट्स भी यहाँ पे, वो यहाँ पे आपकी उनका मीटिंग पॉइंट है, जिस वजह से आपको बहुत सारे अर्थक्वेक्स, बहुत सारे वॉल्केनोज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नियरली 40,250 किलोमीटर का ये आपको एक सेमी सर्कल टाइप एंटिटी देखने को मिल जाती है, जिसको हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। देखो पहले भी आ रहा हूँ ना, 2 महीने पहले मैंने आपसे ये मुद्दा डिस्कस किया था, राइट, पर थोड़ा पुराना मुद्दा हो गया दोबारा से, तो इसको थोड़ा एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर आप जैसे पिक्चर में देख भी पाओगे, ये एक डिस्प्यूटेड साइट है, राइट। अब होता क्या है कि हिंदूज का ये मानना है कि यहाँ पर आपको वाघ देवी टेम्पल देखने को मिलेगा, वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम्स बोलते हैं वो बोलते हैं कि ये है कमल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वाघ देवी टेम्पल या भोजशाला कॉम्प्लेक्स टेम्पल भी आप इसको कह सकते हो, राइट। तो ये यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, एंड वहाँ के जो हाई कोर्ट है उसने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी बोल दिया है कि यहाँ पे निरीक्षण किया जाए, देखिए या जाए कि यहाँ पर क्या क्या होता है। दरअसल में अगर बात करें तो बहुत लंबा ये डिस्प्यूट नहीं है, पर पिछले कुछ सालों में ये डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक्चुअली आज के समय पता क्या होता है, जो मंगलवार को, ट्यूसडे को जो हिंदूज हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं, ऑन द अदर हैंड मुस्लिम्स भी फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे नमाज परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि धार, मध्य प्रदेश में जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये सिचुएटेड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखो दोनों का अपना अपना पक्ष है। जो हिंदू पक्ष है वो बेसिकली ये कहता है कि ये जो दरअसल में टेम्पल है, ये टेम्पल किसका है, माँ सरस्वती जी का, जिनको वाघ देवी के नाम से हम जानते हैं। इसको बनाया गया था परमार किंग भोज के द्वारा इन 11th सेंचुरी AD। अब आप नोटिस करोगे जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पर ओवर द टाइम परमार्स का, मराठास का और दिल्ली सल्तनत का, इन तीनों का डोमिनेंस काफी ज्यादा रहा है। तो इनका मानना है हिंदूज का कि परमार्स के किंग जो हैं भोज, उनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। और भोज के बारे में आप जानते भी होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी आर्ट एंड लिटरेचर की फील्ड के अंदर। भोजशाला कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बेसिकली एक स्कूल ही है एक तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से बाद में क्या हुआ, 1305 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको अटैक किया गया। फिर मालवा जो रीजन था कहीं ना कहीं वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गया। फिर बाद में यहाँ पे मॉस्क को कंस्ट्रक्ट कराया गया। ऐसा बताया जाता है कि जो ये कमाल मौला है, ठीक है ना, बेसिकली जो निजामुद्दीन औलिया थे, उनके यहाँ पे एक शिष्य थे, ठीक है ना, उनके शिष्य थे मौला कमालुद्दीन चिश्ती, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है इस पर्टिकुलर मॉस्क का। तो बेसिकली हिंदू पक्ष का ये कहना है कि इस तरह से मंदिर को तोड़वाया गया, फिर उसके बाद इसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये बोलना है कि ऐसा कोई मंदिर था नहीं, यहाँ पर हमारा मॉस्क ही स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। थोड़ा और आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर या टेम्पल के अंदर, जो भी आप कहना चाहते हो, यहाँ पर आपको संस्कृत और प्राकृत की इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाती हैं वॉल्स एंड फ्लोर्स के ऊपर, एंड एट द सेम टाइम संस्कृत के ग्रामर रूल्स भी यहाँ पे आपके इंक्लूडेड देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको पिलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी के टाइम के ऊपर जो भी आर्किटेक्चर था उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि पहले इसकी जो हाइट थी वो कहीं ना कहीं कम थी, पर बाद में इसको रिसाइकल किया गया जब मॉस्क का कंस्ट्रक्शन हुआ, एंड उस समय के ऊपर इसकी हाइट को इंक्रीज किया गया, विच इज सिमिलर जैसा कि आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, एंड एट द सेम टाइम जो अजमेर में देखने को मिलता है, उस हिसाब से इसकी हुई हाइट को यहाँ पे रेज किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज साइलेंट शर्नोबिल, ड्राई अराल सी हैज मेड सेंट्रल एशिया डस्टियर। देखो रिसेंटली क्या हुआ है ना, एक स्टडी हुई है सेंट्रल एशियन रीजन के ऊपर, और स्पेशली अगर बात करूं अराल सी के ऊपर। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे अराल सी आपको उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एंड पता ये लगा है कि ओवर द टाइम्स जो अराल सी के ड्राई होने की वजह से डेजर्ट बना है ना, जो मरुस्थल बना है यहाँ पे, वो धीरे धीरे और भी इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। एंड ये काफी अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो जैसे ही डेजर्टिफिकेशन हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है, इससे आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, आपकी वेजिटेशन का डिस्ट्रक्शन होता है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, और इनफैक्ट लोगों की जिंदगी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनको मास माइग्रेशन भी देखने को मिलती है, जिसको हम एनवायरमेंटल माइग्रेशन भी या क्लाइमेट रिफ्यूजीज के नाम से भी हम जान सकते हैं। अब बात करें थोड़ा अराल सी की, तो इसको अराल तेंगीजी या फिर ओरल तेंगीजी के नाम से भी जाना जाता है। ये सेंट्रल एशिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी
लार्जेस्ट इनलैंड लेक आपको देखने को मिल जाएगी। 1960 के बाद ये ड्राई अप हुई एंड धीरे धीरे डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट होती गई। डेजर्ट का नाम अरालकुम डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसके आसपास और भी डेजर्ट्स हैं, जैसे काराकुम डेजर्ट हो गया तुर्कमेनिस्तान के अंदर, एंड कजिकलुम डेजर्ट हो गया उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर। अब देखो साइज इसका भले ही छोटा है एज कम्पेयर टू बाकी और डेजर्ट्स के, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डस्ट का सोर्स ये बन चुका है। जैसा मैंने आपको इसकी लोकेशन आपको समझा दी है, आपको ये हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। एक और आप यहाँ पे चीज़ नोटिस करो, यहाँ से आपको रिवर्स भी देखने को मिलती हैं। सियर दरिया रिवर हो गया या फिर अमू दरिया रिवर हो गया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सियर दरिया और अमू दरिया ये रिवर्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि फ्लो करती हैं पामीर से एंड तियानशन माउंटेन रेंजेस से ये स्टार्ट होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि लोगों को पता तो है कि डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, बहुत सारे यहाँ पे एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन ज्वाइंट प्रोग्राम। बेसिकली अलग अलग आपकी यूएन एजेंसी, जैसे आपका यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूएन पॉपुलेशन फंड, यूएन वॉलंटियर, इनके द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है कि कैसे लोगों का जो लाइवलीहुड एंड लाइफ इंपैक्ट हो रही है उसको हम कहीं ना कहीं इंपैक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। यूएन जनरल असेंबली के अलग अलग रेजोल्यूशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। बाकी अगर आप नोटिस करोगे, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स हैं 2018 के अंदर, उन्होंने भी मीटिंग करी थी कि कैसे इस रीजन को हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी स्टार्ट हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फंड फॉर सेविंग अराल सी, एंड साथ साथ यूएन ट्रस्ट फंड को भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। अब देखो, जब हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, सिर्फ यही दो रीजन्स नहीं है जो न्यूज़ में आते हैं। पिछले कुछ सालों में ना दो और जगहें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला जब मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज विद रिगार्ड्स टू लेक उर्मिया। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये लेक उर्मिया कहाँ पे आती है? ईरान के अंदर आती है। यहाँ पर भी ना पिछले कई दशकों के अंदर इनका साइज अपने आप में काफी कम हो चुका है, तो प्लीज मेक श्योर कि लेक उर्मिया भी आपको पता होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको लेक लेक HAMOUN, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, ये आपको देखने को मिलती है ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। तो दोनों के बॉर्डर के ऊपर लेक हमायूं ये आपको देखने को मिलती है। तो दोनों का, लेक उर्मिया ईरान के अंदर, लेक हमायूं आपको ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, इसका आइडिया होना चाहिए। एक और टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखो, आप लोग ना प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जानते होंगे। होता क्या है कि मान लो एक पर्सन के ऊपर डाउट है कि यार इसके होने की वजह से या फिर इसकी किसी एक्टिविटी की वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं पब्लिक में डिसऑर्डर आ जाए, कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। ऐसे केस में ना जो वहाँ की पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही उस पर्सन को यहाँ पे डिटेन कर सकती है। इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। बेसिकली अभी क्राइम कुछ हुआ भी नहीं है, पर हमें डर है, हमें आशंका है, हमें चिंता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो पहले ही उसको डिटेन कर लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ मेयर सस्पिशन। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जब बात होती है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन की, इसके रिगार्डिंग लॉज बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास तो है ही है, एट द सेम टाइम आपकी स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी इसकी बिल्कुल अथॉरिटी है कि इसके रिगार्डिंग कोई लॉ बनाया जा पाए। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स की, वहां पर पार्लियामेंट बिल्कुल लॉ बना सकता है, पर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर के ऊपर पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी यहाँ पे लॉज बना सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, आपका यूआपा हो गया, आपका मीसा, PSA, अलग अलग स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अभी पता क्या हुआ है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, मैंने अभी बताया आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग जो कानून है वो स्टेट लेजिस्लेटर बना सकता है, तो जम्मू कश्मीर ने इस तरह से बनाया। ठीक है, अब ये बना है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पब्लिक सेफ्टी एक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके अंतर्गत ना एक पर्सन है पैरे करके, ठीक है ना, इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट इन द सेंस मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर मतलब डाला गया। अब क्यों डाला गया इनको? देखो, ऐसा वहां की पुलिस को लगा कि भाई जो लश्कर तैयबा है और जो हिजबुल मुजाहिदीन है, उसके लिए एज एन ओवरग्राउंड वर्कर की तरह ये काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि थे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऐसा पुलिस को लगा कि भाई ऐसा कर रहे हैं ये लोग। पर फिर जम्मू हाई एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर ये मुद्दा गया, तो इन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने बस इनको डाल दिया है इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, और ये डिटेंशन ऑर्डर को उन्होंने इनवैलिडेट कर दिया। ठीक है ना, तो थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। सेक्शन 8(1)(a) के अंतर्गत लिखा हुआ है कि डिटेन किया जा सकता है इंडिविजुअल्स को, ताकि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा पाए, ताकि अगर वहां की सरकार को लगता है कुछ फ्यूचर में हार्म हो सकता है तो उसको यहाँ पे रोका जा सकता है। इवन इसके सेक्शन 8(2) के अंदर डीएम को पावर दी गई है कि वो ऑर्डर को पास करें। सेक्शन 10(a) के अंदर डीएम को काफी अच्छी खासी पावर दी गई है
कि बेसिकली अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे वो रीजंस वगैरह नहीं भी देते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि पर्सन के पास बिल्कुल कोई पावर ही नहीं है, होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उनको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है कि आपने अगर किसी को पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाला है तो आखिर क्यों डाला है, तो ग्राउंड डिस्क्लोज करने होते हैं विद इन द 5 डेज। कुछ कुछ केस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये 10 दिन भी हो सकते हैं। और उस पर्सन को भी ना जल्दी से जल्दी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ताकि वो उसके अगेंस्ट एक रिप्रेजेंटेशन बना पाए कि हाँ मुझे डिटेन जो किया गया वो गलत डिटेन किया गया है। बाकी अगर आप नोटिस करो, अगर किसी जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के चक्कर के अंदर अगर कारण डिस्क्लोज ना भी करने हो तो उस केस में कारण डिस्क्लोज नहीं भी किए जा सकते। अब यही मुद्दा गया कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट ने देखो बेसिकली ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने बेसिकली ये बोला है, कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई ये डीएम जो है ना, ये डीएम अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल भी यहाँ पे माइंड का, अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड का इन्होंने यूज नहीं किया, कोई खास प्रूफ नहीं दिया। ऐसा लगता है कि जो इन्होंने कॉपी सबमिट की है मेरे सामने वो कट कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर दी है। कोई अच्छे प्रॉपर रीजन नहीं दिए गए, कोई एस्टेब्लिश लिंक नहीं हो पाया, ना उस पर्सन का कोई ना कोई क्रिमिनल पास्ट भी नहीं है कि पहले कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हुआ हो। तो ये सारी कारणों की वजह से यहाँ पे जो डीएम है उनको यहाँ पे सुनाया गया है एंड एट द सेम टाइम जो पर्सन थे उनको यहाँ पे रिहा कर दिया गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इसका हटाया जाए। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमें पता होने चाहिए। आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिसका मुझे नीचे आप कमेंट्स में आंसर बताओगे, आप हिसाब से इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं सी अर्चिन की तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट बन जाता है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आपकी सेंट्रल सेक्टर नहीं, ये आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो आर्कटिक रीजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें यूके नहीं आता, यूके की जगह कौन आता है सर, कनाडा आता है, तो तीसरा भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें देखो प्लेसेस इन न्यूज की, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज है नगोर्नो कराबाख। आई एम श्योर आपने बहुत बार मेरे साथ भी डिस्कस किया होगा इसको, तो एक बार फिर भी आप बताइएगा कौन सी दो कंट्रीज के बीच में यहाँ पे हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा भी करनी है तो कल इसके बारे में और चर्चा भी करेंगे, बट डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझे इसके बारे में आंसर बताइएगा। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था डियागो गार्सिया के बारे में, तो ये देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन ओशन की। बहुत ही रीजन न्यूज में रहता है, यूएस की और यूके है बेसिकली यूके का, पर ऑन द अदर हैंड बहुत सारे कोर्ट्स आईसीजे वगैरह में भी इसका मुद्दा चलता रहता है। यूएसए की जो यहाँ पे है वो यहाँ पे स्टेशन है हालांकि। तो ये डियागो गार्सिया, शागो आर्किस प्लेगो, ये आपको पता होना चाहिए कि दीज आर इन इंडियन ओशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू प्लेसेस इन न्यूज। इसके अलावा आज का आपका जो एमसीक्यू होमवर्क रहेगा वो 2023 का पहला क्वेश्चन ये रहेगा बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में, इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा थोड़ा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो ये भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर इसका बताइएगा। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो काफी इजी था, यहाँ पर हम बात करें दरअसल में कॉटन की। कॉटन ही ऐसी एक होती है जिसका 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर जिसको चाहिए होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 210 कम से दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज यहाँ पे चाहिए होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर जो बात कर रहा है वेल ड्रेन्ड सॉइल की, यहाँ पर बात किसकी हो रही है आपकी, यहाँ पे ब्लैक सॉइल की यहाँ पे बात हो रही है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉटन बन जाएगा। दूसरा आपका होमवर्क था स्टेरिलाइजेशन के बारे में। ये तो देखो इकोनॉमिक क्लासेस के अंदर बहुत बार डिस्कस किया ही है, ये कंडक्टेड जब हम पर ओएमओ करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसको स्टेरिलाइजेशन के साथ यहाँ पे लिंक किया जाता है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।